Hello dear students, good morning to each and everyone. Today we are going to start the third lecture of the unit second, that is the structure of atom, and today we will just study about the Rutherford atomic model. In the series of atomic model, we have started that the atomic model is what? It is the views, ideas, concept of the different scientists about the distribution of electron, proton, fundamental particles inside the atom. In that series, first model we have studied, that is the Thomson atomic model. Now today we have to discuss about the Rutherford atomic model. So let us start with me. Rutherford atomic model is also called as सोलर मॉडल. क्यों सोलर मॉडल कहते हैं इसको अभी हम लोग डिस्कशन में सीखेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर मॉडल. वाई? बिकॉज बाय दिस मॉडल Rutherford proposed the existence of the nucleus into the atom. एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है. इस चीज़ को सबसे पहले रदरफोर्ड नामक का साइंटिस्ट ने बाय दिस एक्सपेरिमेंट ही प्रूव्ड. और इस मॉडल को देने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? दैट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अब इसमें एक एक चीज़ हम लोग सीखते हैं. अल्फा पार्टिकल, इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. हमको पता है कि हीलियम का जो एटम है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है. यदि यहाँ पे हम कंसीडर करें, so here it is the helium atom, and in this helium atom this one is the nucleus, and into this nucleus there will be the 2 proton and 2 neutron, and the 2 electron will just revolve into the atom. और यदि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें हम लोग? रिमूव कर दें. यदि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? देयर विल बी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? मास के लिए. और मास कितना हो जाएगा? 4 यूनिट मास हो जाएगा. और यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो इसलिए इसके ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या होगा? 2 पॉजिटिव चार्ज होगा. तो इस तरीके से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सवाल आया हुआ है डियर सोल्जर्स कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा पार्टिकल एंड इट कैरीज हाउ मच चार्ज, व्हाट विल बी इट्स मास. तो आप याद रखिए अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है. और कितना मास होता है? उसका 4 यूनिट मास होता है. 4 यूनिट मास होता है. इसको आप याद रखें. So this is the first introductory information about the alpha particles, कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स +2 पॉजिटिव चार्ज और 2 मास होता है. अब इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या किया? जस्ट ही परफॉर्म द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है. और कैसे किया इसको हम लोग सीखते हैं अगले स्लाइड में. Now we'll understand the alpha particle scattering experiment. शॉर्ट फॉर्म में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. और रदरफोर्ड ने क्या किया कि ही हैज जस्ट मेड अ वन अरेंजमेंट. एक अरेंजमेंट बनाया उन्होंने. कैसे अरेंजमेंट बनाया? तो उन्होंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स के अंदर उन्होंने जो है कि रेडियम और पोलोनियम जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इस बॉक्स के अंदर रख दिया. और रेडियो एक्टिव होने की वजह से continuously they will just emit the alpha particles. We know the
वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसके अंदर से स्वतः ही अपने आप जो है अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन होता है, बीटा पार्टिकल्स का, गामा पार्टिकल का रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिट होते हैं, एंड सच काइंड ऑफ द सबस्टांसेस आर कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस। सो ही जस्ट केप्ट इनटू दिस बॉक्स, और उसके कुछ दूरी पे उन्होंने क्या रख दिया, गोल्ड फॉयल रख दिया। क्या रखा, गोल्ड फॉयल रखा, और गोल्ड फॉयल से अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने क्या किया, पास किया। लेकिन इस अरेंजमेंट के अंदर उन्होंने इस गोल्ड फॉयल के सामने ये एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरिसेंट स्क्रीन को सामने रखा, और इसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे दे वर जस्ट गेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, चमक, यानी इस जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे उनको अलग अलग स्थान पे, अलग अलग स्पॉट पे डिफरेंट टाइप्स के इल्यूमिनेशन पैटर्न मिल रहे थे। और जब से देखिए यहाँ पे इस सेंटर पे उन्होंने, इस स्क्रीन के सेंटर पे सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन पैटर्न उनको मिल रहा था। ये सारे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आ चुके हैं कि इनको जो है इस पर्टिकुलर स्क्रीन के मिड पोर्शन पे सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन मिल रहा था। इसके साइड में, स्क्रीन के साइड में भी कुछ इल्यूमिनेशन पैटर्न मिल रहा था, कुछ चमक उत्पन्न हो रही थी यहाँ पे भी, इस स्पॉट पे। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस अरेंजमेंट, इस बॉक्स के पीछे भी एक स्क्रीन उन्होंने लगाया। इस बॉक्स के पीछे भी उन्होंने जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया, और इस बॉक्स के पीछे जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर उनको यहाँ पे कुछ इल्यूमिनेशन यानी चमक मिल रही थी। तो तीन प्रकार के, तीन स्पॉट के उनको चमक मिली। एक तो सामने वाले स्क्रीन पे मिड पोर्शन पे, इसके बाद सामने वाली स्क्रीन पे साइड पोर्शन पे, और बैक वाले जिंक सल्फाइड स्क्रीन के एकदम मिड पोर्शन पे। तो ये तीन टाइप के ऑब्जर्वेशन से उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया। क्या डेवलप किया, क्या ऑब्जर्वेशन, उन्होंने इसको, इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्वेशन के नाम से उन्होंने पब्लिश किया, रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन। और इसके बेस पे उन्होंने ये बताया कि ऑलमोस्ट ऑल पार्ट और जस्ट व्हाट ही ऑब्जर्व्ड दैट, यानी इसमें उन्होंने ये कहा कि ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स जस्ट क्रॉसिंग थ्रू द एटम, या वी कैन से कि देयर वाज जस्ट नो डिफ्लेक्शन इनटू द पर्टिकुलरली फ्रॉम द पाथ ऑफ दिस वन। देन दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन बताया कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यानी लेस फ्यू अल्फा पार्टिकल, इसको हम लोग कह सकते हैं कि 100 और 50 अल्फा पार्टिकल्स, दे वेयर जस्ट डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम देयर पाथ आइदर बाय लेस और मोर देन 90 डिग्री एंगल। और उसमें जो है एक या दो अल्फा पार्टिकल, इसका नंबर भी उन्होंने बताया, 1 और 2 अल्फा पार्टिकल्स जस्ट रिटर्निंग बैक ऑन देयर सेम पाथ बाय मेकिंग द 80 डिग्री एंगल। और उसमें नंबर उन्होंने क्या बताया, लगभग 1 पार्टिकल अमंग द 20,000। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या था डियर सोल्जर्स, दैट इज द 3 ऑब्जर्वेशन देयर वाज। पहला था ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स वेयर क्रॉसिंग विदाउट डिफ्लेक्शन। याद रखिए, मेरे साथ याद करने की कोशिश कीजिए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स, नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल्स वेयर क्रॉसिंग विदाउट डिफ्लेक्शन अक्रॉस द एटम। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स we are just showing the deflection, deviation from their normal path either by making angle less or more than 90 degree। और तीसरा क्या ऑब्जर्वेशन था उनका कि 1 और 2 अल्फा पार्टिकल्स were returning back on their own path by making 180 degree। सो इन द सीरीज ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। अभी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नहीं है। नाउ वी आर स्टडिंग व्हाट, दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को कैसे रिप्रेजेंट किया। तो
अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे आपने देखा इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन निकाला उन्होंने, इसको हमने देखा। और इसके बाद हम बात करेंगे क्या, कंक्लूजन की। बाय द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट द कंक्लूजन विड्रॉल बाय द रदरफोर्ड, विल सी इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। तब तक आप इसका जो है एक फेयर असाइनमेंट बनाइए एंड देन विल जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ डियर सोल्जर्स, we just discuss about the conclusion of the Rutherford by the alpha scattering experiment। क्या conclusion दिया उन्होंने, तो सबसे पहले आप देखिए इस फिगर को देख सकते हैं कि इन्होंने एक एजम्पशन किया कि ये एक एटम है और इस एटम के थ्रू ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल्स वेर जस्ट क्रॉसिंग, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स शोइंग द डेविएशन एंड 1 or 2 अल्फा पार्टिकल्स वेर रिटर्निंग बैक ऑन द सेम पाथ। तो इस ऑब्जर्वेशन से व्हाट द रदरफोर्ड गिवन द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन दिया कि एटम क्या है, हॉलो है। एटम क्या है, हॉलो है। इसके पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल में थॉमसन ने क्या बताया कि जो एटम है वो क्या है, सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है। जबकि यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या बताया, एटम इज अ हॉलो स्फीयर। देन दूसरा कंक्लूजन क्या दिया, द सम पॉजिटिव चार्ज situated in a atom in a very small area। जबकि इसी के एनालॉगी यदि हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात करें तो थॉमसन ने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम कंटिन्यूसली। Already we have discussed in a very detailed manner in video lecture number 2 about the Thomson atomic model. If you have any doubt, you can be just go through there and see that one. What is the Thomson atomic model? तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट रदरफोर्ड ने क्या बताया, the positive charge is just situated into the atom in a very small area or space। और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि some compact mass, dense mass is situated at the center of a एटम। 3 ऑब्जर्वेशन 3 कंक्लूजन, मेरे साथ फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स वेर क्रॉसिंग थ्रू द एटम अक्रॉस द एटम। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, few alpha particles were just showing the deflection from their normal path either by making less or more than 90-degree angle। Observation number 3, 1 or 2 alpha particles were returning back on the same path by making 180-degree एंगल। वेरी गुड। देन कंक्लूजन जुड़िए, कंक्लूजन के लिए फर्स्ट कंक्लूजन वाज व्हाट, द ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, यानी एटम क्या है, हॉलो स्फीयर है। दूसरा कंक्लूजन क्या बताया, द सम पॉजिटिव चार्ज इज सिचुएटेड इन अ वेरी स्मॉल एरिया इनटू द एटम। और तीसरा क्या बताया, द कॉम्पैक्ट एंड डेंस मास इज सिचुएटेड एट द सेंटर। इस 2 पॉइंट को मिला करके जस्ट रदरफोर्ड ने क्या कहा कि यही क्या है, न्यूक्लियस है। यही क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इन द सेंस व्हाट, द पर्टिकुलरली कॉम्पैक्ट डेंस मास कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। एंड द न्यूक्लियस टर्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय Rutherford, hence this Rutherford model, this model is also called as the nuclear model। Got it clear? Yes, very good। अब इसके बाद एक्चुअली में ये क्या है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। इसके बेस पे रदरफोर्ड ने अब मॉडल दिया, अब इस बाय दिस एक्सपेरिमेंट ही विल जस्ट प्रपोज द मॉडल ऑफ एटम, इज इट? So now we'll just discuss about the Rutherford atomic model। Now dear soldiers, we'll discuss about the Rutherford atomic model actually क्या है after the alpha particle scattering experiment, after the observation as well as the conclusion। तो रियली में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं और उस पॉइंट को 1 by 1 हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो
इन द जस्ट व्हाट इज जस्ट स्टेटेड बाय द रदरफोर्ड। यानी एटम का जो है मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है, खाली है, एम्प्टी है। इसको हम लोग एम्प्टी भी लिख सकते हैं, एम्प्टी है। ओके, देन पॉजिटिव चार्ज इज जस्ट सिचुएटेड और रिसाइड्स इन ए वेरी स्मॉल एरिया। तीसरा पॉइंट है कॉम्पैक्ट और डेंस मास इज सिचुएटेड एट द सेंटर। चौथे पॉइंट में रदरफोर्ड ने बताया कि एटम क्या है, एटम इज न्यूट्रल। एटम क्या है, एटम क्या है, न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या कहना है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, या हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। देन रदरफोर्ड ने साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी उन्होंने बताया। क्या बताया कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻15 मीटर। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, 10⁻⁻15 मीटर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मी के नाम से भी जानते हैं। इट इज द यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, न्यूक्लियर डिस्टेंस, फर्मी। फर्मी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो 10⁻⁻15 विल इक्वल टू द 1 फर्मी। इट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। और साइज ऑफ एटम को क्या बताया, इट इज जस्ट अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। वी नो दैट 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। नाउ so if we just compare the size of nucleus and the size of atom, तो size of atom is 10⁵ times bigger than the size of nucleus। इसको हम लोग ऐसे जो है कंपेयर कर सकते हैं कि यदि न्यूक्लियस को हम लोग माने क्या, एक क्रिकेट बॉल, न्यूक्लियस के साइज को कंपेयर करें एक क्रिकेट बॉल से, तो क्रिकेट की जो स्टेडियम है दैट विल रिप्रेजेंट द साइज ऑफ एटम। गॉट इट क्लियर? यदि हम न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेयर करें, सो इट इज अबाउट 1 लाख टाइम्स, साइज ऑफ एटम इज 1 लाख टाइम्स बिगर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। देन अनदर मोर पॉइंट इज दैट the electron revolves around the nucleus into circular path। अगले पॉइंट में रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो कैसे रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, रिवोल्यूशन वाली घटना को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं यहीं पे कि यहाँ पे आपका जो है ये देखिए, दिस इज द एटम, और इस एटम के सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इट विल रिवॉल्व, इट विल जस्ट रिवॉल्व। तो हम ये कैसे कह सकते हैं, रदरफोर्ड ने ये कैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसके लिए आप ध्यान से सुनिए, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज डिटरमाइंड हो चुका था। इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिटरमाइंड हो चुका था। तो हमको ये पता है कि कोई भी दो अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे के पास में होते हैं तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट होगा। तो ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होगा और न्यूक्लियस के जा करके टकरा जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल करके न्यूट्रलाइजेशन घटना हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कहीं ना कहीं फोर्स बैलेंस किया जाता है, कहीं ना कहीं ये फोर्स क्या होता है, खर्च होता है। और कहाँ पे खर्च होता है, इनटू मेकिंग द सर्कुलेशन, इनटू मेकिंग द सर्कुलेशन, या वी कैन से क्या, परफॉर्मिंग इनटू सर्कुलर मोशन। हमको पता है कोई भी बॉडी, यदि आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि यदि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। वेरी गुड। तो उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है।
तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सर्कुलर मोशन, यानी क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी यूज्ड टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। यानी हम क्या कह सकते हैं, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी दिस यहाँ जहाँ कहीं भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा। अब इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अर्थ है और सन के चारों तरफ अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। सन के चारों तरफ अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, और जब सर्कुलर मोशन होगा तो इसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस अर्थ और सन के बीच में क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जिसको कि हम लोग Fg से रिप्रेजेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और दिस ग्रेविटेशनल फोर्स नाउ विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे सन के चारों तरफ ये प्लैनेट, सन के चारों तरफ ये प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, और इनको जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है। मिलती जुलती स्ट्रक्चर से यहाँ पे भी हम लोग मान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। तो यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसीलिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक और नाम क्या है, एक और नाम क्या है, बोलिए जल्दी, यस, क्या नाम है, सोलर मॉडल। क्यों सोलर मॉडल है, क्योंकि सन के अराउंड जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं वैसे ही रदरफोर्ड ने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये है आपका एक्चुअल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नाउ we'll just discuss about the failure of Rutherford atomic model। Rutherford atomic model क्यों फेल हो गया, इसको सीखते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक आप इसका फेयर असाइनमेंट बनाएंगे, नोट बनाएंगे आप लोग। Now dear students, we'll discuss about the failure of Rutherford atomic model। वन बाई वन सीखते हैं। So here just 2s आप अपने दिमाग में रखेंगे, 2s फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में याद रखेंगे क्या, 2s इन द पहला s है दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, और दूसरा s का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रम। यानी रदरफोर्ड ने या रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल दो वीकनेस को, दो प्रॉब्लम को, दो घटनाओं को एक्सप्लेन सक्सेसफुली नहीं कर पाया। पहला क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इसको सबसे पहले समझते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था, मैक्सवेल। और उन्होंने एक थ्योरी दिया, और उस थ्योरी में उन्होंने ये कहा कि यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल है और यदि वो एक्सेलरेटेड मोशन को परफॉर्म कर रहा है, so it will just emits the radiation and its energy, that energy will just loss। यानी यदि इंग्लिश में कहें, so according to Maxwell theory he stated या it stated that any charge particle when perform the accelerated motion it will emits the radiation and loses its energy। पहला पॉइंट। तो यहाँ पे यदि हम देखें, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल होने के साथ साथ ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। और वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर क्या कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन। और यदि एक्सेलरेटेड मोशन है
तो इट विल emits the radiation और देयर काइनेटिक एनर्जी या देयर एनर्जी विल लॉस, कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी और ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दैट ही वाज नॉट एबल टू बी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। दूसरा पॉइंट है हमारे पास स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखिए ध्यान से, स्पेक्ट्रम एक्चुअली में बहुत ही एक ब्रॉड टॉपिक है और इसको हम लोग जब कभी भी खाली टाइम मिलेगा इस तरीके से या एक वीडियो लेक्चर हम स्पेक्ट्रम में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए कि स्पेक्ट्रम क्या है कि यदि जैसे कि हम लोग किसी प्रिज्म के अक्रॉस जब हम वाइट लाइट को पास करते हैं, क्या करते हैं, जब वाइट लाइट को पास करते हैं तो ये जो 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। देखिए विविग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम। Spectrum is what? The arrangement of the energy on the increasing or decreasing wavelength or frequency is called as the spectrum। तो ये white light का एक स्पेक्ट्रम है। सिंपली अभी आप लोग यहीं पे हम लोग समझें। और एक्चुअली में हुआ क्या कि यदि मान के चलिए यहाँ पे वेसल्स हैं और इस वेसल्स के अंदर कोई गैस ले लिया गया, क्या, हाइड्रोजन, और जब इसके अक्रॉस वाइट लाइट पास की गई तो इसके ऊपर जो है कुछ पैटर्न इस तरीके से स्प्लिट कलर्ड मिल रहे थे और इसी घटना को क्या कहा गया, स्पेक्ट्रम। यहाँ पे मान के चलिए कुछ जो है कि हाइड्रोजन भरने से यहाँ पे कलर जो है मान के चलिए जो है ग्रीन या इस तरीके से मिल रहा था। हीलियम जो गैस जब भरी गई तो यहाँ पे कलर कैसा मिलने लगा, येलो कलर मिलने लगा स्क्रीन पे। तो इसी को स्पेक्ट्रम बोला गया। और इस पर्टिकुलर फेनोमेना को जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि सर ये बताइए व्हाट इज दिस, सो ही वाज डिनाइड टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर फेनोमेना दैट इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम। यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दो वीकनेस को, दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम और दूसरा क्या है, स्पेक्ट्रम। तो ये पूरा डिटेलिंग है आज के इस वीडियो लेक्चर में अबाउट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू बी नो अबाउट द ऑब्जर्वेशन एज वेल एज द कंक्लूजन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन वी हैव स्टडीड दिस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और इसमें उन्होंने कुछ जो है proposal दिया about the distribution of the electron and proton into an atom along with some failure, that is the stability as well as the spectrum of atom.